नमस्कार मित्रों, AVFM के मॉड्यूल सी के टॉप 40 MCQ सेशन में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन मर्जर एंड एक्विजिशन। मॉड्यूल का नाम है दोस्तों। देखिए, सवाल ये उठता है कि मॉड्यूल सी तो ऑब्वियसली 5 से 6 यूनिट इसके अंदर हैं, तो कौन से MCQs को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ा जाए, क्या किया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 40 MCQ सेलेक्ट किए हैं, जिसको आप बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी MCQs आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, एक MCQ के अंदर 3 या 4 कंसेप्ट हैं, और वो कंसेप्ट आपको यदि क्लियर होगा तभी जाकर आप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन सेम नहीं होगा, कंसेप्ट सेम होगा। यानी क्वेश्चन से आप ये समझिए कि क्वेश्चन से आप कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट को आप यूज करेंगे एग्जामिनेशन में। तो ये इस प्रकार से इस MCQ सेशन का आप यूज कीजिए। पहले आप खुद से ट्राई करें, अपने गलती को देखें, क्योंकि दोस्तों गलती हमें हमेशा याद रहती है, राइट। और आप केवल इसको ऐसे देखेंगे कि चलो क्वेश्चन है, आंसर सुन लो, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको पहले खुद से ट्राई करना होगा, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और तब मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए आप। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये 40 MCQs आपके मॉड्यूल सी को निश्चित रूप से, मॉड्यूल सी में जितने भी सवाल आएंगे एग्जामिनेशन में, कम से कम उसका 60 से 70% तो आप सही करके आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं आप उसे फॉलो करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट स्पेशलाइज इन द रियल एस्टेट। सिंपल सा सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, रेवेन्यू फ्रॉम अपार्टमेंट सेल, इंटरेस्ट दैट इज रिपेड टू द फाइनेंसर, कैश दैट वाज पुट इनटू द बैंक, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं, डज नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो कि रियल एस्टेट में स्पेशलाइज है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला कर रहा है रेवेन्यू फ्रॉम अपार्टमेंट सेल। अब आप खुद सोचिए, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेवेन्यू, क्योंकि यह एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्राइमरी इनकम सोर्स होता है। मान लीजिए एक कंपनी अपार्टमेंट बेचती है 50 लाख में, तो ये रेवेन्यू इनकम सेक्शन में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो होगा ही होगा। फिर कह रहा है इंटरेस्ट दैट इज रिपेड टू द फाइनेंसर। अब सोचिए कि फाइनेंसर को दिया गया इंटरेस्ट, ये क्या होता है। अब जो इंटरेस्ट फाइनेंसर को दिया जाता है वो एक तरह का खर्चा ही तो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, राइट। और यह भी PA प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो उसमें 1 लाख इंटरेस्ट दिया, तो यह इंटरेस्ट का फाइनेंस कॉस्ट मेंशन होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कैश दैट वाज पुट इनटू द बैंक, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन बी भी जो है हमारा, ये भी हमारा पार्ट होगा PLN का, कैश दैट वाज पुट इनटू द बैंक। अब देखिए, यह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कभी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यह एक बैलेंस शीट का आइटम है। क्योंकि अगर आपने 5 लाख का कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो यह सिर्फ बैलेंस शीट में कैश एसेट के फॉर्म में दिखेगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में। तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी का रहा है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। अब आपको पता ही होगा, बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का खर्चा है। कैसा खर्चा है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है, और एसेट की वैल्यू को कम होने को दिखाता है ये, और ये PLN स्टेटमेंट में मेंशन में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मशीनरी 10 लाख की थी और उसका वैल्यू हर साल 1 लाख कम होता है, तो यह डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर A, B और D सही है, C नहीं सही है। कैश जो हमने बैंक में पुट किया वो बैलेंस शीट में शो होगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस होती है जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कैश बैंक में डालना एक बैलेंस शीट एक्टिविटी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ वैल्यूअर टू कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ प्रोफेशनल मैनर विद ऑब्जेक्टिविटी एट ऑल टाइम्स बाय इंश्योरिंग दैट ही डिसीजन आर मेड। अब देखिए, जो वैल्यूअर होता है, ऑब्वियस बात है वैल्यूएशन की बात की जा रही है कि वैल्यूअर जो है अपने आप को प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट करे और ऑब्जेक्टिविटी रखे, हमेशा ये इंश्योर करे कि उनका डिसीजन जो है कैसा किया जाए। पहला ऑप्शन कर रहा है विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक वैल्यूअर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी क्वालिटी है कि वो इम्पार्शियल रहे और किसी भी बायस या फेवरेटिज्म के बिना डिसीजन ले। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वैल्यूअर एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहा है तो वो सिर्फ फैक्ट और मार्केट ट्रेंड के बेसिस पर काम करे, न कि क्लाइंट के प्रेफरेंस के बेसिस पर। ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि विद द यूज ऑफ फोर्स। अब ये तो गलत है ना, अब फोर्स का यूज करना अनइथिकल है, इलीगल है। अगर एक वैल्यूअर किसी प्रॉपर्टी ओनर को फोर्स करे कि वो वैल्यूएशन को एक्सेप्ट करे तो ये तो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। विद फुल एश्योरेंस। अब देखिए, ऑल्दो फुल एश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, यह अकेला सफिशिएंट नहीं है। वैल्यूअर का डिसीजन अनबायस्ड होना चाहिए, न कि सिर्फ कॉन्फिडेंट होने पर डिपेंड करता हो। विदाउट एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पार्टी। हाँ, यह भी एक करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक पार्टी का अनड्यू प्रेशर ना हो,
पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा जाए है प्रेजुडिस फ्री, है ना, प्रेजुडिस फ्री होने की बात करता है, इसलिए ऑप्शन ए ज़्यादा सुटेबल है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द परफेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस वेयर द रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑफ रियल एस्टेट इन अ सर्टेन एरिया कैन बी गैदर्ड, यानी इनमें से कौन सा वो जगह नहीं है जहाँ पे रियल एस्टेट के रिकॉर्ड, सेल्स के रिकॉर्ड को गैदर किया जाएगा। ऑप्शन निकल रहा है सेल्स डेटा अवेलेबल एट द रजिस्ट्रार ऑफिस। तो रजिस्ट्रार ऑफिस वो जगह होती है जहाँ रियल एस्टेट की हर सेल ऑफिशियली रजिस्टर होती है, यहाँ से ऑथेंटिक सेल्स डेटा मिलती है। अगर किसी ने एक फ्लैट बेचा 50 लाख में तो इसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफिस में अवेलेबल होगा। फिर ऑप्शन भी कर रहा है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। तो देखिए रियल एस्टेट की सेल्स और परचेज़ के लिए ऐड काफ़ी कॉमन है। एग्जांपल संडे के न्यूज़पेपर में आपको फ्लैट फॉर सेल, लैंड फॉर सेल जैसे एड्स मिलते हैं जो कि एक एरिया के मार्केट ट्रेंड के बारे में आइडिया देता है। ऑप्शन सी कर रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑक्शन सेल फ्रॉम वेरियस अथॉरिटी। ऑक्शन सेल जैसे कि बैंक के एनपीए प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट लैंड सेल का डेटा भी रियल एस्टेट एनालिसिस के लिए यूजफुल होता है। अगर एक प्रॉपर्टी 30 लाख में ऑक्शन हुई है तो यह एक रेफरेंस प्राइस बन सकता है। ऑप्शन डी कर रहा है इक्विटी मार्केट। हाँ, ये नहीं होगा क्योंकि दोस्तों इक्विटी मार्केट का रियल एस्टेट सेल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह स्टॉक और शेयर की ट्रेडिंग के लिए होता है, न कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे इक्विटी मार्केट में आप टीसीएस या रिलायंस के शेयर लेते हैं, न कि फ्लैट या बंगलोस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन टेक्निक इज बेस्ड फॉर इवैल्यूएटिंग एन ऑनर ऑक्युपाइड इन नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग रेजिडेंशियल बंगलो। बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। अब आप देख पाएंगे कि आपने जो पढ़ रखा है बहुत सारे मेथड, उसको आपने कितना अच्छे से समझा है। आपने जो बहुत सारा वैल्यूएशन टेक्निक पढ़ा है ना, जैसे डीसीएफ हो गया, डायरेक्ट सेल कंपैरिजन हो गया, प्रॉफिट अप्रोच हो गया। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा वैल्यूएशन टेक्निक जो है एक ऑनर ऑक्युपाइड नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग रेजिडेंशियल बंगलो है, इसके लिए यूज होगा। आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। आपको इसका वैल्यूएशन करना है तो कौन से मेथड का यूज कीजिएगा। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड तब यूज होती है जब प्रॉपर्टी इनकम जनरेट कर रही हो, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी। जैसे एक मॉल है, उसमें 5 लाख मंथली रेंट देता है, तो उसका वैल्यूएशन डीसीएफ मेथड से आप कर सकते हैं। पर एक ऑनर ऑक्युपाइड बंगलो के लिए यह मेथड नहीं, क्योंकि डीसीएफ में क्या करते हैं, हमारे पास जो कैश फ्लो आ रहा है उसको डिस्काउंट करते हैं। अब यहाँ तो कैश फ्लो आएगा ही नहीं क्योंकि इनकम तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन बी कह रहा है डायरेक्ट सेल कंपैरिजन मेथड। हाँ, ये सबसे एक्यूरेट मेथड है रेजिडेंशियल बंगलो के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिमिलर प्रॉपर्टी के रिसेंट सेल डेटा को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आपने कॉलोनी में एक सिमिलर बंगला 1 करोड़ में बेचा गया है तो आपका बंगला का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी 1 करोड़ ही होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल कंपैरिजन मेथड। तो होपफुली आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही होगी कि डायरेक्ट सेल कंपैरिजन मेथड क्या होता है। प्रॉफिट अप्रोच की बात करें तो प्रॉफिट अप्रोच मेथड तब यूज होता है जब प्रॉपर्टी को बिजनेस या इनकम जनरेट कर रहा हो, जैसे होटल्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गए। ऑनर ऑक्युपाइड बंगलो का प्रॉफिट अप्रोच का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन मेथड, तो यह तब यूज होता है जब कोई लैंड को डेवलप करने की प्लानिंग हो, जैसे अगर आप एक वैकेंट लैंड पर अपार्टमेंट बनाने की प्लानिंग करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सही जवाब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इज इंक्लूडेड इन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सवाल है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट, आप देखिए 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट होता है और इसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर डालते हैं। पहला कह रहा है मटेरियल एक्सपेंस। देखिए मटेरियल कॉस्ट एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है, राइट, दिस इज टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि यह एसेट को बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो ब्रिक्स होगा, उसमें जो सीमेंट होगा, राइट, उसके अंदर जो स्टील होगा, इसका जो खर्चा आ रहा है तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इसलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट में इंक्लूड होता है। फिर फाइनेंशियल चार्जेस की बात करें तो फाइनेंशियल चार्ज, जैसे कि मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन का जो इंटरेस्ट है, तो लोन का जो इंटरेस्ट है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यह कंस्ट्रक्शन या एसेट क्रिएशन का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, इसलिए यह रिप्लेसमेंट कॉस्ट में नहीं आता। लीगल कॉस्ट भी एक तरह का क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रॉपर्टी की ऑनरशिप और कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड होता है, लेकिन एसेट के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर पार्ट नहीं है। और लाइसेंस कॉस्ट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट खर्चा है, जो कि एसेट को बनाने से पहले की परमिशन और अप्रूवल के लिए दिए जाते हैं, यह भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट में शामिल नहीं होते। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में सिर्फ वही खर्चा शामिल होता है जो एसेट को बनाने के लिए डायरेक्टली लगते हैं, जैसे कि मटेरियल एक्सपेंस। फिर अगला सवाल है व्हेन मेकिंग वैल्यूएशन मार्केट बेस्ड अप्रोच शुड नॉट बी यूज डैश। कब मार्केट, देखिए आपको पता होगा वैल्यूएशन का एक टेक्निक होता है, इसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड अप्रोच। तो मार्केट बेस्ड अप्रोच को कब यूज नहीं करना चाहिए, ये सवाल है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है व्हेन द साइज ऑफ कंपनी इज इनसफिशिएंट।
तो मार्केट बेस्ड अप्रोच कंपनी के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, छोटी हो या बड़ी कंपनी हो दोनों के लिए यह अप्रोच अप्लाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक लोकल वैल्यूस है, एक लोकल बिजनेस है, तो एक लोकल बिजनेस का वैल्यूएशन भी मार्केट के सिमिलर बिजनेस के बेसिस पर हो सकता है, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि व्हेन द कंपनी एसेट आर लोअर देन लायबिलिटी, इसको समझिए। ऑप्शन भी कह रहा है कि जब एसेट जो है वो लायबिलिटी से कम हो। क्या लगता है आपको? देखिए, एसेट और लायबिलिटी का रेशियो मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता, यह अप्रोच मार्केट के सिमिलर डील या प्राइजेस पर बेस्ड होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि इन द इवेंट दैट देयर आर सिग्निफिकेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट इन द मार्केट प्राइस, तो अगर मार्केट प्राइस में सडन और अनयूजुअल चेंजेस हैं तो मार्केट बेस्ड वैल्यूएबल अनरिलायबल हो जाता है। मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन जो है वो अनरिलायबल हो जाता है यदि मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट और अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस आते हैं। जैसे अगर एक एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस फ्लड या नेचुरल डिजास्टर की वजह से गिर गए तो मार्केट प्राइस का कंपैरिजन एक्यूरेट नहीं होगा, है ना। वही कह रहा है कि सिग्निफिकेंट या अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट आ जाए तो फिर आप मार्केट बेस्ड अप्रोच को यूज़ नहीं कर सकते। फिर कह रहा है वेन इट इज़ चैलेंजिंग टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द रिलायबल वैल्यू इन द इवेंट ऑफ ए गोइंग कंसर्न, यह सिचुएशन मार्केट बेस्ड अप्रोच के लिए चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन यह तभी रिलेवेंट होगी जब मार्केट का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि चैलेंजिंग टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एस्टिमेशन, तो ऑप्शन सी ज़्यादा स्पेसिफिक है अनयूजुअल मार्केट फ्लक्चुएशन के बारे में, इसलिए वो ज़्यादा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ज़्यादा होगा, इन इवेंट दैट देयर आर सिग्निफिकेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट इन द मार्केट प्राइस, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, अब बताइए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड किस पे बेस्ड होता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि अ डिस्काउंट फॉर द फ्यूचर दैट इज एंटिसिपेटेड एंड लाइकली टू बी अर्न, यानी कि देखिए ये इनकम्प्लीट है। डीसीएफ मेथड में सिर्फ फ्यूचर के डिस्काउंट का नहीं बल्कि एंटिसिपेटेड कैश फ्लो, यहाँ पे डिस्काउंट का बात नहीं होता, यहाँ पे कैश फ्लो का भी एनालिसिस होता है। फिर कह रहा है द कंपनी वैल्यूएशन, कंपनी के वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। अब ये बताइए कि यह भी भेग है क्योंकि वैल्यूएशन का प्रोसेस का रिजल्ट है ना, वैल्यूएशन एक प्रोसेस का रिजल्ट है, पर यह नहीं बताता कि वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होती है। फिर कह रहा है कि एंटिसिपेटेड कैश फ्लो विद डिस्काउंट रेट, हाँ ये सही है क्योंकि डीसीएफ मेथड फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करता है और उन्हें प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करता है यूजिंग डिस्काउंट रेट। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है वो आपको 1 करोड़ का एनुअल कैश फ्लो जनरेट करेगा, ये आपको मिलेगा 1 करोड़, ठीक है, ये जनरेट करेगा 5 सालों तक। मान लीजिए 5 साल तक 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ मिलता गया और डिस्काउंट रेट मान लीजिए 10% है, तो इससे आप उस प्रोजेक्ट की करंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सही बात है। अ कंपनी पोटेंशियल फॉर अर्निंग, तो यह एक ब्रॉड कंसेप्ट है लेकिन डीसीएफ स्पेसिफिकली एंटिसिपेटेड कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट पर फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही जवाब है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंडर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली इम्प्लॉयड एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, आप बताइए डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के लिए आप जो डिस्काउंटिंग फैक्टर टर्म यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पहला कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता है कि जो हमारे इक्विटी होल्डर हैं, इक्विटी होल्डर के रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। इक्विटी होल्डर का रिटर्न क्या है? ये इक्विटी होल्डर के रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, पर डीसीएफ वैल्यूएशन के लिए हमें ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट को कंसीडर करना होता है। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट सिर्फ बोरोड फंड का कॉस्ट है, यह डीसीएफ वैल्यूएशन के लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि इसमें टोटल फंडिंग कॉस्ट चाहिए। फिर कह रहा है एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर एक मैथमेटिकल टूल है जो पीरियोडिक पेमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, पर यह डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होता। हाँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही है। देखिए जब हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं ना, जैसे कि आप WACC ले लीजिए, WACC आपको पता है ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो जो इक्विटी डेब्ट दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का 60% मान लीजिए इक्विटी है और 40% मान लीजिए डेब्ट है, ठीक है, और मान लीजिए कॉस्ट की बात करें तो इक्विटी का कॉस्ट है मान लीजिए 12% और डेट का कॉस्ट है 8%, तो आप इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो आपको WACC मिलेगा। और यही WACC जो है एक डिस्काउंटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है जब भी हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वैल्यूएशन करते हैं। तो डीसीएफ वैल्यूएशन में WACC को डिस्काउंटिंग फैक्टर के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि यह ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट को रिप्लेसमेंट करता है। तो हमने यहाँ तक डीसीएफ वैल्यूएशन की बात की, राइट। होपफुल आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही होगी। दोस्तों आपको इस तरह के यदि कंटेंट चाहिए, क्वेश्चन आंसर, देखिए लास्ट मोमेंट है, जितना एमसीक्यू बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। हमारे पास एमसीक्यू पीडीएफ अवेलेबल है, तो डिटेल जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हमारा ऐप है जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज पीडीएफ 2000 से ऊपर एमसीक्यूज पीडीएफ डाल रखा है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप सफिशिएंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जामिनेशन में आपका निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। चलिए अगला सवाल है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन नहीं कर रहा है कि वैल्यू इन द यूज। देखिए वैल्यू इन यूज एक अलग कंसेप्ट है जो कि एक एसेट के एक्चुअल यूज से रिलेटेड है, ये फ्यूचर कैश फ्लो का एस्टिमेट नहीं देता। द वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर,
ये बिल्कुल सही जवाब है कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि फ्यूचर के कैश फ्लो को आज के वैल्यू पर कैलकुलेट करना यूजिंग अ डिस्काउंट रेट। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपया 1 साल बाद मिलने वाला है और डिस्काउंट रेट 10% है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 909 हो जाएगा, राइट। फिर कह रहा है कि द वैल्यू कंप्यूटेड यूजिंग द IRR। तो IRR एक अलग मैट्रिक है जो कि एक प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। यह प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर कह रहा है द प्रेजेंट वैल्यू विद द विच अ बायर इज विलिंग टू पार्ट विद। देखिए यह वेग स्टेटमेंट है। प्रेजेंट वैल्यू से बायर के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड नहीं करता, यह फ्यूचर कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट पर का फंक्शन है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि फ्यूचर कैश फ्लो को आज के टर्म में समझना यूजिंग अ डिस्काउंट फैक्टर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कंपनी है जिसका शेयर कोट किया गया ₹40 पर शेयर, ये कोट किया गया, ठीक है। मतलब एक शेयर का दाम है 40 रुपया, और लास्ट ईयर ने फर्म ने जो डिविडेंड पे किया था वो 4 रुपया था पर शेयर। मतलब एक शेयर पे 4 रुपया डिविडेंड पे किया था, ठीक है। और कंपनी का जो ग्रोथ है वो 16% का है एक साल में, ठीक है। ये डेटा आपको दी गई है। अब सवाल क्या कर रहा है कि द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, वो कितना है, यानी आर जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20%। तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब ये मॉडल होता है, आपको पता होगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इसके हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगा, यानी जो इक्विटी शेयर है इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, राइट। तो समझने का प्रयास कीजिए। 40 रुपया क्या है, व्हाट इज दिस 40 रुपीज़। तो दिस 40 रुपीज़ इज शेयर का कोटिंग, यानी एक शेयर का दाम कितना है, ठीक है। और ये 4 रुपया क्या है, ये 4 रुपीज़ है कि डिविडेंड कितना पे किया। ग्रोथ रेट क्या है, 16% है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से आपको बताना है कि एक इक्विटी शेयर का आज मार्केट वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता क्या है। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि यहाँ पे हम लोग इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। इसमें हम लोग ना जी को कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, अभी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यूजिंग अप्रॉक्सीमेटली लिखा है ना, एस्टिमेटेड, तो 16% मानता है और एक साल का ही बात है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, यदि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है यानी फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है D/G-R, ठीक है, D/G-R, ये भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे P क्या है हमारा, P है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आया डोंट वरी, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। D क्या है हमारा, D है कि D को समझिए, D यहाँ पे D1 लिखते हैं। D1 क्या है हमारा, D1 है डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल हम कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये D नहीं होगा, ये तो 4 रुपया पर शेयर पिछले साल का था, ठीक है। अच्छा, D1 ठीक है। फिर R क्या है हमारा, R है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और G क्या है हमारा, ग्रोथ रेट। अब यहाँ समझिए, हमें R पता है, G पता है, लेकिन D1 नहीं पता है, क्योंकि हमें तो D दिया हुआ है ना, D यानी कि उस साल का, पिछले साल का डिविडेंड। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डिविडेंड वाज पेज 4 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन हमें निकालना क्या, अगले साल का डिविडेंड निकालना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप D1 निकालना पड़ेगा। D1 कैसे निकालिएगा, तो D1 निकालने के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपको पता ही है कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो D1 को नहीं लिख सकते आप कि जो हमारा करंट डिविडेंड है, करंट डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट, नहीं, ये हो जाएगा डिविडेंड, क्योंकि ग्रोथ जो हो रहा है 16% का ग्रोथ हुआ है, तो डिविडेंड में भी तो ग्रोथ होगा। तो करंट डिविडेंड कितना है, 4 रुपया है, इंटू 1 प्लस 0.16, यानी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.16, यानी कितना हो जाएगा, 4.64 हो जाएगा। तो ये डिविडेंड मिलेगा अगले साल। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अब आपको डिविडेंड पता चल गया 4.64, और उसको क्या कीजिएगा, G-R से डिवाइड कर दीजिएगा, राइट। तो G-R से यदि आप उसको डिवाइड करेंगे तो G कितना है, 16% है। R-G बेसिकली यहाँ ज़्यादा सुटेबल होगा। तो 20 - 16 करेंगे तो 0.04 आएगा। 0.04 से डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव यू 116। तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, कितना है, 116 रुपया पर शेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, राइट। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि फ्यूचर डिविडेंड और ग्रोथ रेट के बेसिस पर शेयर का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली हमने जो अभी P निकाला वो क्या था, वो था मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। एक तरह से आप समझिए, ये एक तरह का प्रेजेंट वैल्यू ही तो था। जैसे समझिए हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि आपने जो है इन्वेस्ट किया, आप यानी कि इन्वेस्टर की बात हो रही है, ठीक है। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, और जो किस रेट पे इन्वेस्ट किया, 40 रुपया, एक शेयर का दाम 40 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आपने 40 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए हुआ क्या कि पिछले साल जो है फर्म ने आपको 4 रुपया दिया एक शेयर के हिसाब से।
और फिर 16% का ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ होके नहीं हो जाएगा 4 + 1.0.16, अगले साल आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा ना डिविडेंड, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे हाँ, तो पूछा गया है कि इक्विटी का मार्केट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसका जो आपको इस साल मिला, ठीक है, तो इसका आपने क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला, तो फॉर्मूला आपको बताइए, ये अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने निकाला, डिस्काउंटिंग फैक्टर ही जो हमारा होगा ना, वो होता है 1 - R - G, ठीक है, ये होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इसीलिए आपने इसको डिस्काउंट किया तो आपको प्रेजेंट मार्केट वैल्यू मिला। अगला सवाल है कि जो हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच होता है वो किसके लिए सूट है, इसको क्या कहा जाता है। तो ये भी हमारा वैल्यूएशन का एक अप्रोच है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इनकम अप्रोच, यह देखिए, यह अप्रोच डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के लिए यूज होता है, जिसमें फ्यूचर कैश फ्लो का करंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, यह रिलेटिव वैल्यूएशन नहीं है। फिर आता है हमारा एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच क्या होता है कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के लिए यूज होता है, जिसमें किसी कंपनी के एसेट की नेट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तो रिलेटिव वैल्यूएशन से कोई कनेक्शन नहीं है। लायबिलिटी अप्रोच, इसका वैल्यूएशन से डायरेक्ट लिंक है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो रिलेटिव वैल्यूएशन को कॉमनली मार्केट बेस अप्रोच कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्केट बेस अप्रोच कहते हैं, राइट।